Welcome students. In previous videos we have studied about the various life processes, modes of nutrition and about the photosynthesis, definition and the necessary raw materials which are required for the process of photosynthesis. In this video we are going to discuss about the process of photosynthesis, means the mechanism of photosynthesis by which green plants prepare their food. So before we study about the mechanism of photosynthesis, we will have a brief discussion about the structure of leaf so that we can understand the process of photosynthesis. तो इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण की डिफिनीशन और आवश्यक कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल्स क्या हैं जिनसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा कि पत्ती की संरचना कैसी होती है, लीफ स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस के अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरा वीडियो देखिए तभी पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर आप वीडियो को भगा भगा कर देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो आप पूरी प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फोटोसिंथेसिस, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड in presence of sunlight and chlorophyll with the help of CO2 and H2O। यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और पर्णहरिम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा। उसका केमिकल इक्वेशन पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको आप लोग देख लेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि पत्ती की संरचना कैसी होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो हियर आई हैव ड्रॉन ए फिगर ऑफ लीफ। दिस फिगर शोज दी, ये फिगर किसका शो कर रहा है? ये फिगर शो कर रहा है टीएस ऑफ लीफ। किसको शो कर रहा है? फिगर शो कर रहा है टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। पत्ती की जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है उसको ये शो कर रहा है। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए पत्ती की दो सरफेस होती है, एक अपर सरफेस होती है और एक लोअर सरफेस होती है। तो दिस साइड शोज द अपर सरफेस ऑफ द लीफ एंड दिस शोज द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो अपर लेयर होती है, अपर सरफेस होती है, उस पर आप देखेंगे तो ये एक लेयर दिखाई पड़ रही है आपको, ये सेल्स की एक लेयर आपको दिखाई पड़ रही है। दिस लेयर इज नोन एज अपर एपिडर्मिस। इसको क्या कहा जाता है? अपर एपिडर्मिस कहा जाता है। और इसके ऊपर आपको एक और लेयर दिखाई पड़ रहा है, ये लेयर कहलाती है क्यूटिकल। क्या कहलाती है? क्यूटिकल कहलाती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्यूटिकल द सरफेस ऑफ द लीफ बिकम्स स्मूथ। इसी के कारण क्या होती है कि पत्ती की सतह कैसी होती है? चिकनी होती है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल्स की पूरी लेयर दिख रही है और ये सेल्स कैसी हैं? कॉलमनर सेल्स हैं, ठीक है। तो इस लेयर को कहा जाता है पॉलीसेड लेयर। क्या कहते हैं? पॉलीसेड लेयर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स आपको बिखरी हुई दिखाई पड़ रही हैं।
ये पूरी लेयर जो होती है आपकी, ये पूरी लेयर आपकी कहलाती है स्पंजी लेयर। क्या कहलाती है? स्पंजी लेयर। इसको क्या कहते हैं? स्पंजी लेयर। और इसमें ये जो सेल्स बिखरी होती हैं, दीज सेल्स आर नोन एज मीसोफिल सेल्स। क्या कहा जाता है इनको? मीसोफिल सेल्स कहा जाता है। तो ये क्या है? मीसोफिल सेल्स। ये नीचे वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये लेयर होती है लोअर एपिडर्मिस, यानी पत्ती की निचली सतह। ये आपका लोअर एपिडर्मिस हो गया। अब इस लेयर में आपको दिख रहे हैं ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? ये स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या होते हैं? ये स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा लीफ का। इसके बाद ये आपका वैस्कुलर बंडल होता है, जिसमें ये जाइलम हो गया। ठीक है, और ये हो गया फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल बनाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, हमने बताया था फॉर द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल मीन्स क्लोरोप्लास्ट इज नेसेसरी। In absence of chlorophyll, photosynthesis process will not take place. And this chlorophyll is present in the mesophyll cells and also in the palisade layer of the leaves in a much amount. यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, और वो क्लोरोफिल जो हरी पत्तियां होती हैं, उन हरी पत्तियों में ये जो मीसोफिल सेल्स आपको दिख रही हैं और ये जो पॉलीसेड लेयर दिख रही है, इनमें ये बहुत अधिक संख्या में प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल सेल्स, प्लांट सेल्स होती हैं, उनकी तुलना में मीसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत अधिक होती है। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट इज ए सेल ऑर्गेनेल विच कंटेन्स क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो इन एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, thus in the green leaves of plants, chloroplast is present in the mesophyll cells in a very high amount as compared to the other parts of the plants. तो पौधे के अन्य भाग की अपेक्षा पत्तियों की मीसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने बताया था कि सनलाइट हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके बाद CO2 और H2O होता है। तो H2O इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड कैरीड टू द लीव्स बाय द वैस्कुलर बंडल विच कंटेन्स जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो दिस जाइलम प्रोवाइड्स वाटर टू द मीसोफिल सेल्स सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब they can prepare their food. These structures which are drawn in the lower epidermis, these are known as stomatas. इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। And with the help of these stomatas, the CO2 present in the atmosphere enters inside the leaf. तो ये क्या स्टोमेटा क्या है? ये रंध्र होते हैं, यानी पोर्स होते हैं पत्तियों में, जो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो ये हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। तो इन्हीं पोर्स के द्वारा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बिखरी होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के भीतर प्रवेश करती है। पानी कैसे आता है? जाइलम के द्वारा जड़ों से जो एब्जॉर्ब किया जाता है, उसके द्वारा ये पत्ती तक पहुंचता है।
क्लोरोफिल मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होता है और सूर्य का प्रकाश हमें वातावरण से, सूर्य से प्राप्त होता है। तो 4 चीजें आवश्यक होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये चारों चीजें जब प्रेजेंट होती हैं तो फूड फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक मेसोफिल सेल का। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, फिगर किसका है, ये है मेसोफिल सेल का, ठीक है। तो अब इस मेसोफिल सेल में आप देखेंगे अगर, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया सेल का, ठीक है। इसके बाद ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये क्या हो गया, वैक्यूल हो गई, और इसके बाद ये देखिए ढेर सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गए, ये क्लोरोप्लास्ट हो गए। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, ठीक है। अब ये हरित लवक में इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये फिगर शो कर रहा है, ये फिगर किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को, किसको, एक हरित लवक को शो कर रहा है। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी मस्ट अंडरस्टैंड इन ब्रीफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की ये जो आउटर कवरिंग है, ये आउटर कवरिंग हो गई क्लोरोप्लास्ट की, आउटर मेम्ब्रेन कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भीतर आप देखेंगे तो ये जो वाला जो पोर्शन होता है जो फ्लूइड के द्वारा भरा होता है, इस पोर्शन को कहा जाता है स्ट्रोमा। दिस पोर्शन इज नोन एज स्ट्रोमा। और ये आपको सिक्के के ढेर की जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ये संरचना क्या कहलाती है, ये संरचना कहलाती है, पूरी की पूरी संरचना ग्रेनम कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्रेनम कहलाती है। तो ये संरचना क्या हो गई, ग्रेनम हो गई, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों में कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद ढेर सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर अटैच्ड विथ ईच अदर बाय लैमेलिज, दीज लैमेलिज आर नोन एज स्ट्रोमा लैमेलिज। इनको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ स्ट्रक्चर हो गया लीफ के बारे में, उसके बाद मेसोफिल सेल के बारे में, और फिर क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में 2 पार्ट होते हैं, आप ये ध्यान रखिए। एक पार्ट होता है विच इज फिल्ड अप विद द फ्लूइड इज नोन एज स्ट्रोमा, और दूसरा भाग होता है ग्रेनम, जो कैसा होता है, इट अपीयर्स लाइक ए क्वाइन स्ट्रक्चर, क्वाइन के जैसा, क्वाइन सिक्के के ढेर की जैसी एक संरचना होती है, उसको ग्रेनम कहते हैं। और बाकी जो फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट में वो क्या होता है, स्ट्रोमा, ठीक है। तो अब क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में होता है। मेसोफिल सेल कहाँ होती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है। पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फॉर इसको आप लोग बना लीजिएगा, बायो में फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फिगर आप जितना बेहतर बना सके उतना बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, और देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हाई स्कूल में बहुत डीप में नहीं है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है उतना हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है। तो चलिए फोटोसिंथेसिस ये
पूरी मैकेनिज्म को, फोटोसिंथेसिस की पूरी मैकेनिज्म को दो प्रकार के रिएक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। कितने प्रकार के रिएक्शन में? दो प्रकार के। तो पहला जो होता है उसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शंस, ठीक है। और दूसरा जो मैकेनिज्म का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो आप जान लीजिए कि लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रेनम। अभी हमने स्ट्रक्चर में आपको ग्रेनम दर्शाया था, ठीक है। डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा। तो सबसे पहला जो मेन अंतर है वो लाइट रिएक्शन का प्लेस ऑफ रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम, यानी ग्रेनम में प्रकाशिक अपक्रिया होती है, प्रकाश अपक्रिया, और अप्रकाशिक अपक्रिया यानी डार्क रिएक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस कि लाइट इज नेसेसरी, लाइट इज नेसेसरी किसके लिए? फॉर लाइट रिएक्शन, नाम से ही स्पष्ट है। और डार्क रिएक्शन के लिए लाइट इज नॉट नेसेसरी, यानी लाइट आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो हो गया, ठीक है, डिफरेंस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। फिलहाल आप ये दो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो हैं उसको आप जानते रहें। अब हम एक एक अपक्रिया को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइट रिएक्शन। किसे देखेंगे? लाइट रिएक्शन को। तो लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। तो पहले ही हमने बताया कि लाइट इज नेसेसरी फॉर लाइट रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी प्रकाश आवश्यक होता है और उसके अलावा क्या होता है कि ये ग्रेनम में होता है, हरित लवक के ग्रेनम में होता है। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। और क्या कहा जाता है इसको? हिल रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी जान लीजिए कि एक वैज्ञानिक थे हिल, जो ब्रिटिश के बायोकेमिस्ट थे, हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट द लाइट रिएक्शन। तो ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हिल फर्स्ट described about light reaction, and on the name of him this reaction is known as हिल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को किसने डिस्क्राइब किया था? हिल ने नामक वैज्ञानिक ने डिस्क्राइब किया था। और हिल क्या थे? वो ब्रिटिश के बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने ही इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। कब किया था? इन 1937, ठीक है।
1937 में सबसे पहले ये रिएक्शन डिस्क्राइब किया गया था वैज्ञानिक हिल के द्वारा। ठीक है, इसी कारण से इसका नाम हिल रिएक्शन भी पड़ा। ठीक है, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम क्या है? एक और नाम इसका होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में इसमें सारी अभिक्रियाएं होती हैं और इसी कारण से इसको फोटोकेमिकल या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं और कैसे ये अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देयर आर 4 मेजर स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन। कितने स्टेप होते हैं? 4 मुख्य स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। यानी जब पत्ती के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये सूर्य है, सन है, ठीक है, और मान लीजिए ये क्या है, पत्ती है पौधे की, ठीक है। तो जब सूर्य से किरणें आती हैं और वो किरणें क्या होती हैं, पत्ती के ऊपर पड़ती हैं, तो दिस लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स and that green pigment is known as chlorophyll. This chlorophyll is present in the granum of chloroplast, abundantly present in the mesophyll cells. ठीक है, तो अब ये हो गया सबसे पहला स्टेप होता है। अब चलिए, पत्ती के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ा और प्रकाश पड़ने के बाद क्या हुआ, पत्ती ने उस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तब उसके बाद क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, द फोटोकेमिकल पिगमेंट्स गेट्स एक्साइटेड। तो जब प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है तो जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं, वो क्लोरोफिल अणु क्या होते हैं, दे गेट्स एक्साइटेड, वो उत्तेजित हो जाते हैं एंड इमिट्स हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल molecules gets excited and emits high energy electrons. ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स एडीपी इंटू एटीपी। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एडीपी यानी एडिनोसिन डाई फॉस्फेट को ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं एटीपी में। एंड दिस एटीपी इज यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, यूज्ड इन डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गया। पहले स्टेप में क्या होता है कि क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रकाश ऊर्जा क्लोरोफिल अणुओं के द्वारा अवशोषित हो जाती है तो अणु उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। वो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एडीपी जो
क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, उसको चेंज कर देता है एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और शरीर में ऊर्जा या जंतुओं के शरीर में ऊर्जा इसी के रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में, ठीक है। और यह एटीपी अगले रिएक्शन जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें प्रयोग की जाती है। इसके बाद तीसरा स्टेप होता है कि तीसरे स्टेप में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ H2O। तीसरा स्टेप क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ H2O यानी जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो जल का प्रकाश अपघटन कैसे होता है कि जो H2O होता है, ठीक है, ये H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है H+ आयंस और OH- आयंस में। और ये जो OH- आयंस बनते हैं, ये OH- आयंस क्या होते हैं, फिर बदल जाते हैं H2O और O2 में। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है। तो ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ H2O। ऑक्सीजन कैसे बनती है, यह जल के प्रकाश अपघटन से बनती है, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज अज्यूम्ड दैट ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड बाय द रिडक्शन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ऑक्सीजन बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन H2O के अपघटन के द्वारा होता है। तो ये 3 प्रोसेस हो गई। उसके बाद एक चौथी प्रोसेस होती है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि चौथी प्रोसेस में क्या होता है। फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है कि अभी ये देखिए H+ आयन बने हैं, तो कन्वर्जन ऑफ NADP इंटू NADPH2, ठीक है। NADP क्या होता है, ये निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। अभी इसका हम अलग से आपको लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, NADP इज प्रेजेंट इन chloroplast. This NADP gets converted into NADPH2 and this is used in dark reaction, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या होता है लाइट रिएक्शन में। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश का अवशोषण। उसके बाद क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो जाता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो वो उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजित होकर के वो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। उसके बाद फिर क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल के अणुओं का अपघटन होता है H+ और OH- आयन में। OH- आयन कन्वर्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। और ये H+ आयन जो बनते हैं वो H+ आयन NADP को कन्वर्ट कर देते हैं NADPH2 में, जिसका उपयोग डार्क रिएक्शन में किया जाता है। तो टोटल 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, नाम से ही स्पष्ट है, एंड इट टेक्स प्लेस इन द ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में होता है। 2 भाग हमने आपको बताया था, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम यानी जो सिक्के के ढेर की जैसी संरचना क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ठीक है।
तो अब ये प्रोसेस हो गई लाइट रिएक्शन की। इसके बाद फिर चलते हैं हम अब डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो दूसरी प्रोसेस है मैकेनिज्म का, वो है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के लिए हमने पहले ही आपको बता दिया कि डार्क रिएक्शन के में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो डार्क रिएक्शन के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। और कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में होता है। ये ऑलरेडी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसको जान लीजिए कि इस रिएक्शन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एफ ब्लैकमैन ने। किसने किया था? एफ ब्लैकमैन ने। और इसी कारण से इस रिएक्शन का एक और नाम होता है ब्लैकमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। क्यों कहा जाता है? बिकॉज डार्क रिएक्शन इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय एफ ब्लैकमैन। एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले डार्क रिएक्शन के बारे में बताया गया था, इसीलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद तीन वैज्ञानिक थे, उसमें एक वैज्ञानिक थे यम काल्विन। ठीक है, और दूसरे वैज्ञानिक थे बेंसन और तीसरे वैज्ञानिक थे बॉसम। ठीक है, तो तीन वैज्ञानिक थे, कौन कौन से? यम काल्विन, बेंसन और बॉसम। इन्होंने बताया कि डार्क रिएक्शन जो होता है इट इज ए साइक्लिक रिएक्शन। इट इज ए साइक्लिक रिएक्शन, यानी डार्क रिएक्शन जो है वह क्या है? एक चक्रीय अभिक्रिया है। साइक्लिक रिएक्शन है, एक चक्रीय अभिक्रिया है। एंड नेम्ड इट एज C3 साइकिल। इसको क्या कहा उन्होंने? C3 साइकिल कहा गया, या उन्हीं के नाम के इसको कहा जाता है कैल्विन बेंसन साइकिल। ठीक है, अब C3 साइकिल क्यों कहा जाता है ये अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना जाने कि अप्रकाशिक अभिक्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं होता है। यह हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में होती है। सबसे पहले इसको एफ ब्लैकमैन ने बताया था, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसके बाद तीन वैज्ञानिक थे यम काल्विन, बेंसन और बॉसम। इन्होंने बताया कि यह एक साइक्लिक रिएक्शन होता है, यानी चक्रीय अभिक्रिया होती है, और उसको नाम दिया C3 साइकिल। और इसके अलावा इस साइकिल C3 साइकिल को काल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इन्हीं वैज्ञानिकों के नाम पर। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो साइक्लिक रिएक्शन देख लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो डार्क रिएक्शन होता है, उस डार्क रिएक्शन में एक प्रोडक्ट होता है राइबोलोज, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। ये एक प्रोडक्ट होता है राइबोलोज 5-फॉस्फेट। इसका कन्वर्जन होता है किसमें? राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट में। किसमें कन्वर्जन होता है? राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट में। कैसे कन्वर्जन होता है? जो ATP हमने बताया था कि लाइट रिएक्शन में बनता है, वही ATP एक फॉस्फेट दे देता है और ये बाईफॉस्फेट हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दें, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। राइबोलोज क्या होती है? इट इज ए 5 कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर। ये क्या है? 5 कार्बन वाली एक शर्करा होती है, शुगर होती है, जिसमें
5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, 5वें कार्बन पर एक फॉस्फेट जुड़ा होता है, इसलिए इसको राइबोलोज 5 फॉस्फेट कहा जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एटीपी आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी 3 फॉस्फेट होते हैं, तो एक फॉस्फेट ये दे देता है और वह फॉस्फेट जाकर के कहाँ जुड़ता है, फर्स्ट कार्बन पे। तो 2 फॉस्फेट हो जाते हैं, एक पहले पर और एक 5वें पर, तो ये बन जाता है बाईफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो रिबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट बनता है, ये चेंज होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणुओं में। ये किस में चेंज होता है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणुओं में। कैसे चेंज होता है वो जान लीजिए कि CO2 यहाँ पे एक जुड़ता है और उसके अलावा क्या जुड़ता है, H2O जुड़ता है। ठीक है, तो 5 कार्बन इसके थे, एक ये वाला हो गया, 6 कार्बन हो गया, और ये अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, दिस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ये 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, तो 5 एक 6 कार्बन हुए, तो 6 कार्बन वाले में से 3 कार्बन वाले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु बन जाते हैं। तो द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द केल्विन बेंसन चक्र इज ए 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट्स वाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। हमने आपको कहा था ना कभी C3 साइकिल क्यों कहते हैं, वो हम बाद में आपको बताएंगे। तो C3 साइकिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वह प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला होता है, इसीलिए C3 कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगली स्टेप होती है कि इसका ये चेंज होता है 1,3 डाईफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। किस में चेंज होता है, कैसे चेंज होगा, वही प्रोसेस होगी, एक एटीपी लेगा और एडीपी देगा। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब इसके बाद ये बदलता है किसमें, ये चेंज होता है 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, किसमें बदल गया, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। कैसे बदलेगा, हमने बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, NADPH2, वही NADPH2 से हाइड्रोजन लेता है, इसका यहाँ पे रिडक्शन होता है और ये बन जाता है NADP प्लस फिर से, और ये बन जाता है ग्लिसरिक एसिड, कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक है, अब ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनता है, इसमें से 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और बाकी जो होता है वो पुनः फॉर्म कर देता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। तो इसी को क्या कहा जाता है, C3 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, C3 साइकिल। अब इसमें कितने स्टेप है वो देख लीजिए। सबसे पहले रिबोलोज 1,5 फॉस्फेट चेंज होता है रिबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट में, तो इसको कहते हैं फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन। क्या कहा जाता है, फर्स्ट फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे CO2 जुड़ता है, तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो 2 स्टेप हो गए। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे फिर एक फॉस्फेट और जुड़ रहा है। अभी ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, ये डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो ये होता है सेकंड फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है, सेकंड फॉस्फोरिलेशन।
इसके बाद यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, एसिड जो है एल्डिहाइड में चेंज हो रहा है, तो ये स्टेप होता है रिडक्शन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर रीजनरेशन हो रहा है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट का, तो ये हो जाता है रीजनरेशन। ठीक है, तो ये इतने स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट फास्फोरिलेशन, सेकंड स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, थर्ड स्टेप होता है सेकंड फास्फोरिलेशन, फोर्थ स्टेप होता है आपका रिडक्शन और फिफ्थ स्टेप होता है रीजनरेशन। ठीक है, तो दिस इज होल अबाउट द डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में एक बार फिर से देखें, रिबुलोज 5 फॉस्फेट प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट gets converted into ribulose 1,5 biphosphate with the help of ATP formed in the light reaction. This process is known as first phosphorylation. Ribulose 1,5 biphosphate with the help of CO2 and H2O gets converted into 2 moles of 3-phosphoglyceric acid. This process is known as carboxylation. Now 3-phosphoglyceric acid gets converted into 1,3-diphosphoglyceric acid with the help of ATP. This process is known as second phosphorylation. Now 1,3-diphosphoglyceric acid is reduced into 3-phosphoglyceraldehyde with the help of NADPH2, which is formed in the light reaction, and 2 moles of 3-phosphoglyceraldehyde gets converted into glucose, and the rest molecules of 3-phosphoglyceraldehyde regenerates ribulose 5 phosphate, which again takes part in the C3 cycle or Kelvin-Benson cycle. तो इसमें कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फास्फोरिलेशन, कार्बोक्सिलेशन, सेकंड फास्फोरिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो इसमें कुल यही 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप जानते रहे। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट। NADPH2 ये होता है निकोटिनेमाइड, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन, निकोटिनेमाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। इसी के साथ ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्लोज होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग लिखिए, मैं उसको अगले वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।